हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए। मैंने अपनी पहली क्लास अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लेना। आज मेरी सेकंड क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी सेकंड क्लास का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि देखो, टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर, यहाँ पर देखो 30% घटने पर लिखा है। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप सभी को पता है 3/10 होती है। यहाँ पर 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। अब जब देखो 30% घटने पर, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 थी, 10 से हमारी कितनी बची है, 3 कम हो गई, यहाँ पर 7 बचा। फिर देखो उसके बाद ये क्या हुआ, टीवी सेट का ये हमारा मूल्य था। मूल्य हमारा क्या था, 10 रुपये था। 10 रुपये से कितना बचा, 7 रुपये। लेकिन उसकी बिक्री, यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं, ये क्या है, हमारा मूल्य है, और यहाँ पर हमारी क्या है, बिक्री है। बिक्री में देखो क्या प्रभाव पड़ता है, बिक्री हमारी भाई साहब 20% बढ़ गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 थी, 5 से 1 बढ़ी 6। ठीक, 5 थी, 5 से 1 बढ़ी कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पर दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर इस तरीके से समझ लो, कोई यहाँ पर टीवी सेट है, वो यहाँ पर अगर देखो 10 रुपये की बिक रही थी, तो अब कितने की बिक रही है, 7 रुपये की। लेकिन पहले यहाँ पर उनकी बिक्री यानी कि बिक्री दर है, पहले यानी कि टीवी हमारी कितनी बिक रही थी, 5, और अब टीवी बिक रही है 6। जब इसकी कीमत 10 रुपये थी तो 5 टीवी बिक रही थी, अब टीवी हमारी सस्ती हो गई है 7 रुपये की, तो अब हमारी टीवी ज़्यादा बिक रही है 6 रुपये। तो देखो उस पर क्या प्रभाव, पहले 10 रुपये की थी, 5 टीवी बिकी तो कितने की हो गई, 50 रुपये। अब 7 रुपये कीमत है, 6 टीवी बिकी तो कितनी हो गई, 42 रुपये। अब देखो दुकानदार को क्या प्रभाव पड़ा, पहले उसके यहाँ 50 रुपये आते थे उसके अकाउंट में, अब लेकिन आ रहे हैं उसके पास केवल 42 रुपये। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले उसके गुल्लक में 50 रुपये आते थे और अब आ रहे हैं केवल 42 रुपये। तो क्या प्रभाव पड़ा, 8 रुपये की कमी हो गई। जब भी 8 रुपये की कमी हमें परसेंटेज में बताना है, कमी के लिए जब भी कमी आपसे हो तो वहाँ पर जो दो वैल्यू में जिसमें यानी कि कमी हो रही है, तो नीचे हम कौन सी लेते हैं, बड़ी वैल्यू इंटू 100। यहाँ पर देखो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब भी कमी और वृद्धि निकालनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर यहीं पर वृद्धि हो रही होती तो नीचे बहुत से लोग कहते हैं नीचे क्रयमूल्य लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्रयमूल्य ही इतना डाउट हो जाता है, कौन सा हम क्रयमूल्य लिखें, तो बहुत ही डाउट हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपको 100% कभी भी कोई डाउट नहीं होगा कि जब भी आपको अगर कमी निकालनी हो तो जितना अंतर हो वो तो आप रखोगे ही, और बटे में आपको जो दो वैल्यू में बड़ी वैल्यू दिखे वो वैल्यू आँखें मीच करके रख देना। अगर यहीं पर वृद्धि होती तो आप वृद्धि, इनका अंतर बटे वृद्धि होती तो छोटी वैल्यू जो दोनों में दिखाई दे वो रख देते, इंटू 100 आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पर देखो 50 दूना 100 कितना आ जाएगा, 16% विल बी राइट आंसर आ जाएगा। 16% की क्या होगी, कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन का इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको भले ही यहाँ पर थोड़ा सा समझ में कम आए, लेकिन आप लोग जो यह तरीका है आप देख करके मुझसे टॉपिक वाइज जरूर पढ़ना चाहोगे, तो मैं आपके लिए बहुत जल्द टॉपिक वाइज क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, देखो यहाँ पर 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। देखो 18.5 का 20% कितना होगा, 18.5 का 20% कितना होगा, तो हो जाएगा 5 3 15 5 7 35, 3.7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। यानी कि औसत उम्र हमारी कितनी थी, 18.5 वर्ष थी, और इसमें हमने अगर कोच की उम्र, इसमें देखो 4 प्लेयर्स थे, उनकी औसत उम्र 18.5 वर्ष थी। लेकिन इसमें कोच की उम्र को भी शामिल किया गया, तो औसत उम्र में देखो क्वेश्चन के हिसाब से 20% की वृद्धि की गई। मेरे हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर कोच की उम्र को शामिल किया जाए तो उनकी औसत उम्र 3.7 वर्ष बढ़ जाती है। चाहे ये बात कहो और चाहे कहो कि 20% बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, एग्जामिनर बस घुमा फिरा करके वही बात कहना चाहता है। लेकिन अभी तक आप लोग बस यही पढ़ रहे होंगे कि अगर कोच की उम्र को भी शामिल किया जाए तो उसकी औसत उम्र 3.7 वर्ष बढ़ जाती है, और यहाँ पर केवल इसी 3.7 को 20% लिख दिया गया बस, और कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देखो 18.5 वर्ष थी इनकी औसत उम्र,
और इसमें 4 लोग थे। पर देखो 18.5 वर्ष थी, लेकिन यहाँ पर जब हमारा कोच आता है तो 3.77 वर्ष यहाँ पर बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर पहले 4 लोग थे, लेकिन जब कोच हमारा आता है तो हमारी औसत में 3.7 की वृद्धि होती है, इसलिए वहाँ पर 4 थे और हमारा कोच यहाँ पर आया तो हमारे कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। जब 5 लोग हो गए तो 18.5 प्लस 5 7 35 5 3 15 3 18 18.5। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 वर्ष। 37 वर्ष ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को अगर समझने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपने ये हमारे मिक्स क्वेश्चन की क्लास चले, जब मैं क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए लेकर के आऊँगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आपको बता कर रख दूँगा। जब वहाँ पर टाइप वाइज बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये टाइप आता है, इसके बाद यह टाइप, आपको बिल्कुल वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसके बाद। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे तो आप इनको सॉल्व नहीं करना, ना इनका कोई कैलकुलेशन करना, बस इनको फार्मूले में बना लेना, क्योंकि ये फार्मूले का ही रूप होते हैं, आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको 2 वैल्यू दिखाई दे रही हैं, 885 और 115। तो यहाँ पर 885 को हम ए मान लेते हैं, 115 को हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो ए क्यूब हो जाएगा, ये हमारा ए क्यूब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। और साइड में यहाँ पर हमारा देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप कोई डिजिट नोट करके मत चलना, बस केवल फार्मूले वाले डिजिट ही नोट करके चलना, आसानी के साथ सेकंडों में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी बचेगा तो हमने क्या माना था, फार्मूला ए की जगह पर 885 माना था और बी की जगह पर 115, एक मिनट आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, 115 माना था। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, इनको आप लोग ध्यान मत देना, 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो ये इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है √5 - √3 अपॉन √5 + √3 किसके बराबर है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप संयुग्मीकरण दे दोगे और सेकंडों में इनका आंसर निकालोगे। संयुग्मीकरण देखो कैसे करना होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर √5 + √3 है, तो यहाँ पर √5 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। कैसे, √5 - √3 बटे √5 - √3 से आप ऊपर नीचे गुणा करा दोगे। जब गुणा कराओगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर बटे इनका जब गुणा होगा तो देखो 5 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, 5 + 3 - 2ab, 2 × √15 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 5 में 3 गए, हमारा कितना बचा, 2 बचा। अब देखो नीचे सॉल्व करेंगे, 8 - 2 √15 अपॉन 2 हो जाएगा। ऊपर हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो वहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 - √15 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो 4 - √15 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। इस क्वेश्चन में देखो इकाई अंक पूछा गया है, इकाई अंक पूछा गया है मतलब कि संख्या 31 27 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो भी पावर है हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जितना हमें यहाँ पर शेषफल बचेगा उसको ही हमें लेना है और कुछ नहीं लेना है। और यहाँ पर जो इतनी बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है 31 27, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट की वैल्यू ले लेंगे 7। अब देखो 7 ले लिया और उसके बाद पावर हमारी कितनी है, 173। इसको 4 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 1 बचेगा, यहाँ पर 4 ते 12 और 1 बचेगा, इसलिए शेष कितना बचा, 1 बचा। तो इकाई अंक 7 की पावर 17, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी आपको इस क्वेश्चन में कुछ कम समझ में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन ना लेना। जब मैं ऐसे नंबर सिस्टम की मेरी लगातार पीछे कंटिन्यू क्लास चल रही है, मैंने इस पार्ट को वहाँ पर पढ़ाया नहीं है, बहुत ही जल्द मैं इस पार्ट का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो बहुत ही आसानी के साथ मैंने जो कुछ भी नंबर सिस्टम में पीछे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एक बार जाकर के देख लेना, हर टाइप को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। उन पार्ट को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
एक कार्य को 18 दिन में करता है। एक कार्य को क्या करता है, 18 दिन में करता है। बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा करता है। अब देखो ए कोई कार्य 18 समय में करता है, बी उसी कार्य को ए के आधे समय में, मतलब वो इसको 9 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। दोनों मिलकर कार्य करें तो यहाँ पर देखो इनका एलसीएम कितना होगा, 18 हो जाएगा। और 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। दोनों जब मिलके काम करेंगे, एक की क्षमता है 1, बी की क्षमता है 2, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। काम टोटल हमारा कितना है, 18 है, और ये एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, तो 3, एक दिन में 3 काम पूरा होगा। 18 काम टोटल है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 6, 1/6 हो जाएगा। तो एक दिन में काम का 1/6 भाग पूरा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से, यहाँ पर देखो गुणा करने के स्थान पर 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की दोनों वैल्यू देखना है और इनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर देखो 3 और 5 है, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो किसी संख्या को, अब किसी संख्या को, वही संख्या हमारी कितनी हो गई, 15 हो गई। किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो इसको कहा गया कि भैया 15 में 5/3 से गुणा करके दिखाओ। तो इसने क्या किया, 3 × 5 = 15, तो हमारा कितना आता, 25 आंसर आता। लेकिन इसने 5/3 से गुणा करने के स्थान पर क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ पर 15 था, अब ये 3/5 से उल्टा गुणा कर दिया, तो 5 × 15 हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। आना कितना था, 25, लेकिन इनकी गलती की वजह से आ गया 9। तो परिकलन में त्रुटि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हमारी यहाँ पर अब देखो, पहले कितना मान ज़्यादा आ रहा था, अब कितना इनकी गलती की वजह से कम आया है। तो कितने की कमी आई है, यहाँ पर 16 की कमी आई है। अब यहाँ पर कमी निकालना है। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जब भी आपको यहाँ पर देखो कमी हो रही है, तो नीचे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये रखें या ये रखें। जब भी कमी हो तो नीचे बड़ी वैल्यू, और वृद्धि हो तो नीचे छोटी वैल्यू, इंटू 100 कर देंगे। 25 चक्को 100, 16 चक्को 64, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 64% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको मैं अपने चैनल के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके, वो लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी एसएससी सीजीएल के ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी मैं बहुत जल्द एसएससी सीजीएल के लिए मैं मिक्स क्वेश्चन या एसएससी सीजीएल के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और इसके बाद मैं एसएससी सीजीएल की टॉपिक वाइज क्लास, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो देखो इन मिक्स क्वेश्चनों को भी डेली क्लास लें, क्योंकि अपनी तैयारी में और ही 4 चांद लगा दें, क्योंकि आपकी तैयारी को पता चल जाएगा मेरी तैयारी किस लेवल की है। उसके बाद जो मेरी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, जो टॉपिक आपको कमज़ोर लगता है, अगर आपका ना भी कमज़ोर हो फिर भी आपको वहाँ पर एक नया तरीका, नए जेन्युइन तरीके मिलेंगे। आपकी तैयारी में एक 4 चांद लगने वाले हैं यहाँ पर, जो मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास देने वाला हूँ। बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, फास्ट तरीके से, क्वेश्चन के साथ हम कैसे खेलें, क्वेश्चन को कैसे हम ऑप्शन से लगाएं, कैसे हम क्वेश्चन के साथ यूनिट से खेलें, वो सब कुछ मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोग जो कंटेंट हज़ारों रुपए लगा करके पेड कोर्स में परचेस करते हो, मैं बिल्कुल ऐसा लाजवाब कंटेंट, लाजवाब तरीके आपको यूट्यूब पर ही देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों ये हमारा पेज नंबर है, इसको ध्यान मत देना। यहाँ पर देखो अब क्या दिया हुआ है, ए और बी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी होगी। देखो यहाँ पर क्या करना है, ए और बी किस चाल से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। देखो ए और बी की चाल का रेशियो क्या है, 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। तो इनके अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो ये हो गया हमारा चाल का रेशियो इनकी, और यहाँ पर इनके हम अब समय का रेशियो देखेंगे। तो समय का रेशियो देखेंगे तो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, टाइम हमेशा चाल के अपोजिट होता है। यहाँ पर देखो लेकिन टाइम में क्या दिया हुआ है, यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे। ए को देखो, अगर ए को देखो यहाँ पर 5 मिनट लग रहे हैं तो बी को कितना लग रहा है, 4 मिनट। हमारे अकॉर्डिंग इनको इनसे कितना, 1 मिनट ज़्यादा, ए भैया को 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो यहाँ पर देखो 1
हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 15, हमारे हिसाब से 1 मिनट अधिक, क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिनट अधिक। तो अब यहाँ पर हम रियल टाइम निकाल लेंगे। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो यहाँ पर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई तो 15 4 जो हमारा कितना होता है 16 होता है। तो हमारा ये आ गया रियल टाइम, हमारा ये आ गया कि ए भाई साहब को 75 मिनट लग रहे हैं और बी भाई साहब को 60 मिनट लग रहे हैं। इसमें पूछा क्या गया है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो दूरी ज्ञात करने के लिए कोई क्वेश्चन में समस्या नहीं है। अब जैसे देखो इनको 60 मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, और ये किस चाल से जा रहे थे, बी भाई साहब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई दूरी को 60 मिनट में तय कर रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल इनकी कितनी है 50, इनको टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट, 60 मिनट को यानी कि 1 घंटा कहेंगे। तो हमारी कितनी आ जाएगी दूरी, 50 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। अब देखो यही काम हम इनसे भी निकाल सकते थे। दूरी निकालने के लिए इनको कितने 75 मिनट लग रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो 40 × 75 को हम घंटा में चेंज करते तो 75/60, तब मल्टीप्लाई करा देते, हमारा तब भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही आता। लेकिन मैं वहाँ पर झंझट वाली वैल्यू में क्यों फंसूँ, जब सीधी साधारण वैल्यू दी हुई है तो हम इससे आंसर निकाल लूँ, तो हमारा 50 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो यार साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 100 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से हमें ज्ञात कीजिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको टॉपिक वाइज में जब क्लास लेकर के आऊँगा, एक बार जरूर आप लोग क्लास लेकर देखना, आपको वाकई मजा आ जाएगा। लाजवाब अंदाज में मैं आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुने हो जाती है। जैसे कि कोई राशि है, कोई राशि को हमने जब भी देखो यहाँ पर 7/6 गुना इस टाइप का दिया हो, नीचे कितना दिया है 6, तो आप संख्या वो क्या मान लो, वही नीचे वाली ही वैल्यू मान लो। तो हमने उस राशि को क्या मान लिया कि हमारी कोई राशि थी, राशि कितने रुपए थी, हमारी 6 रुपये थी। जब भी यहाँ पर नीचे जो वैल्यू वही आप राशि मान लो 6 थी, 3 वर्ष में 7/6। अब इसका देखो मतलब क्या निकला, 6 रुपये थी तो 3 वर्ष में 7/6 गुना, 7/6 गुना कहोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 7 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब 6 रुपये थी, 3 वर्ष में वह 7 रुपये बन गई। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करनी है, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए देखो कोई राशि हमारी 6 रुपये थी और वर्तमान में 7 रुपये हो गई है 3 वर्ष बाद, तो उसमें ब्याज कितने रुपये का मिला, 1 रुपये का मिला, सीधा साधारण काम। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन राशि हमारी कितनी थी 6 रुपये थी, इंटू दर हमें पता नहीं है, समय हमें पता है 3 वर्ष में, बटे 100 आसानी के साथ अब हम निकाल लेंगे। r = कितना आ जाएगा, यहाँ पर तेरी गुणा करा देंगे तो 100/18 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15/9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 सही 5.9% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही, अगर अब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपने नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेकर के आऊँगा तो मैं आपके उस कमेंट का जिक्र अवश्य करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया, यदि भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना हो तथा शेष फल 48 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो यह क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल होता है, काफ़ी टाइम खाने वाला है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा सा तरीका बताऊँगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करना, बहुत ही अच्छी तरीके से यह क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया, यदि भाजक भागफल का 12 गुना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाजक लिख लेते हैं हम एक बार, भाजक, उसके बाद है हमारा भागफल, उसके बाद है हमारा यहाँ पर शेष फल। भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक क्या है, भागफल का 12 गुना। अब यहाँ पर देखो एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर भाजक की तुलना भागफल से भी की जा रही है और भाजक की ही तुलना शेषफल से भी की जा रही है कि देखो भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। जो हमारा भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो जब भी आपको इस तरह से वैल्यू दिखाई दे तो क्योंकि भाजक की तुलना भागफल और शेषफल दोनों से की जा रही है, तो आप भाजक को ऐसी वैल्यू मान लोगे जो यहाँ पर 12 गुना और 5 गुना दिया हुआ है इन दोनों से डिवाइड हो जाए। आप ऐसी वैल्यू मानोगे, देखो क्योंकि भाजक की तुलना भागफल और शेषफल दोनों से ही की जा रही है और भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना। ये आपको बताने के लिए ऐसी कोई भाजक की वैल्यू हम मानेंगे कि जिससे कि
ये जो 12 और 5 है उससे मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर इनका हम एलसीएम ही मान लेते हैं। तो इसको हम कितना भाजक कितना मान लेते हैं 60। तो अब भाजक भागफल का 12 गुना है तो भागफल अब कितना हो जाएगा 5। देखो 5 का 12 गुना करोगे तो 60 आ जाएगा। और शेष फल का 5 गुना है तो शेष फल अब कितना मान लोगे 12। तो 12 पंचे 60। आसानी के साथ देखो अब सॉल्व हो जाएगा। नहीं आप ऐसे कुछ भी अगर मानोगे तो यहाँ पर काफ़ी डाउट होता है और काफ़ी आपका टाइम लॉस होता है। अब आपने देखो आसानी के साथ आपकी सभी वैल्यू आ चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन दिया हुआ है कि तथा शेषफल 48 है। हमारे अकॉर्डिंग शेषफल 12 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेषफल 48 है। तो हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो 12 हमारा बराबर हो जाएगा कितने के 48 के। 12 कितने के बराबर हो जाएगा 48 के। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखो 48। तो 12 यहाँ पर 1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 4, यानी कि शेषफल हमारा रियल में कितना है देखो 48 है और 1 इज इक्वल टू 4 आ गया ना। तो 12×48 यहाँ पर देखो, और उसके बाद 1 की वैल्यू कितनी आई है 4। तो भागफल में भी गुणा क्योंकि ये सब एक ही रेशियो में है। तो 4 पंचे ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा भागफल। और 4 छंग 24, यहाँ देखो ये पेज नंबर है दोस्तों, इसको ध्यान मत देना। 4 छंग 24 240। भाजक हमारा कितना आ गया 240। सभी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब देखो हमें इसमें निकालना क्या है, तो भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेष फल, यही हमारा होता है इसका फार्मूला। तो हमारा देखो भाजक कितना निकल गया 240 इंटू भागफल कितना निकल के आया 20 प्लस शेषफल कितना निकल के आया 48। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे 0 0 24 दूना 48 और यहाँ पर कितना आया 48। इनको ऐड कर लेंगे 48 48 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ऑप्शन में कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी भी इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूँगा। तो दोस्तों आज की यह क्लास मेरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स से आपको वाकई में मैं दूंगा वो जेन्युइन तरीके, वो कंटेंट की आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगने वाले हैं। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।